नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त होता है ये दंगल का। लेकिन आज तक आपके लिए लेकर आया है विशेष कवरेज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों का ही वक्त बचा है और हम यहां आज तक से आपके लिए लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की स्पेशल कवरेज। जी हां, 10 नवंबर सुबह 6 बजे से यह कवरेज स्टार्ट होगी। लेकिन उसके पहले आज तक के एग्जिट पोल ने धड़कनें बढ़ा दी। आज तक ने आपको पहले से अनुमान दे दिया कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और नतीजों के कवरेज के लिए यहां आज तक ने की है खास तैयारी। ये देखिए, यहां पीछे मेरे जहां मैं खड़ा हूं, ये बिहार विधानसभा की हूबहू प्रतिकृति यानी कि उसी का सेट है। ठीक ऐसी ही बिहार विधानसभा और ऊपर लगी है स्क्रीन जहां लिखा है किसका होगा राज तिलक। यहां एक एक क्षेत्र का नतीजा आपको दिखाई देगा जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे और उसकी एक झलक हम आपको एग्जिट पोल में दिखा चुके हैं। और मेरे साथ रहेंगी अंजना कश्यप, मेरी सहयोगी। अंजना आ चुकी है स्टूडियो में और हमारे साथ आ चुके हैं संगीत रागी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपको बता दें आरएसएस से जुड़े। और संजय कुमार हमारे साथ आ चुके हैं, सीएसडीएस से संजय कुमार जुड़े हैं और इस बिहार चुनाव के पूरे सफर के दौरान हमारे साथ संजय कुमार है। अंजना, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ आएंगे अभी कुछ देर में। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और संजय जी से बात हुई है 2-3 दिन पहले से लगातार। उन्होंने भी जो अनुमान लगाया था एग्जिट पोल का भी अनुमान उसी तरह के संकेत देता हुआ। लेकिन जंग इस बात पर लड़ी गई कि एनडीए बार बार ये बताता रहा रोहित कि जंगल राज फिर से ना आ जाए, इसलिए इस बार सोच समझकर वोट दीजिएगा। इस बार क्या ये चुनाव और उसका नतीजा ये स्थापित कर देगा कि जंगल राज वाले खौफ पर लोगों का भरोसा हुआ या फिर नहीं हुआ? देखिए, आरजेडी को पहले से बताना पड़ा है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे कोई हल्ला हुड़दंग नहीं, कोई उद्दंडता नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है, जश्न मनाना है तो जनता मनाएगी, कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी तरीके का दाग नहीं लगना चाहिए। और यही आज की इस बहस का विषय भी है। जंगल राज के दाग कैसे धुलेंगे? क्यों यह सवाल आज पूछना पड़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल अनुमान दे रहा है कि सरकार आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन की बन रही है। आज तक ने एक्सिस, माय इंडिया और इंडिया टुडे का एग्जिट पोल जो आपको दिखाया वो ये बताता है 139 से 161 सीटें तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन की आ सकती हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए बिहार में सिमट सकता है 69 से 91 सीटों पर। एक तरफ एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका तो दूसरी तरफ तेजस्वी का कद बहुत बड़ा हो जाएगा अगर अनुमान के हिसाब से ही नतीजे 10 तारीख को आते हैं। यह भी सोचिए कि सरकार अभी बनी नहीं है और अभी से आरजेडी को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ रहा है कि जरा शांति से, जरा सद्भाव के साथ, जरा आराम से जो भी नतीजे आए तो क्या जंगल राज के ये दाग धुल जाएंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि लालूवाद को पूरी तरह से हटाने की कोशिश की तेजस्वी ने जब अपने पिता की तस्वीर नहीं लगाई पोस्टर्स पर, होर्डिंग्स पर। 44% वोट प्रतिशत के साथ तेजस्वी यादव बहुत आगे और 39 पर अटके हुए नीतीश कुमार के लिए अनुमानों के मुताबिक ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें चौथी बार सीएम की रेस में वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से। तो क्या तेजस्वी यादव उन आरोपों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो पाएंगे जो उनके पिता के शासनकाल में लगते रहे और उन्हीं को लेकर पूरे चुनाव प्रचार को बुना गया तेजस्वी यादव के खिलाफ? आपको सुनवाते हैं किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव पर जंगल राज का सवाल बार बार चिपकाने की कोशिश की गई। आज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। एक पक्ष है जंगल राज का
जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया। दूसरा है एनडीए, जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है। दूसरा है एनडीए, जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया है। इन लोगों ने कभी बिहार की महिलाओं, बिहार की बहन बेटियों के होने वाली परेशानी की कभी चिंता नहीं की। वो खुले में शौच जाने में उसके लिए मजबूर थी। उनकी सुरक्षा पर खतरा रहता था। लेकिन जंगल राज वाले जंगल जैसे हालात बनाए रखना चाहते थे। ये एनडीए की सरकार है, जिसने बिहार की माताओं बहनों के लिए लाखों शौचालय बनाकर उनकी परेशानी कम करने का प्रयास किया है। आप बताइए, इनको आपने, तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज को आपने विधायक बना करके भेजा था कि नहीं भेजा था? आपने इनको विपक्ष का नेता भेजा था कि नहीं भेजा था? नंदू जी आप बताइए। नंदू जी, पिछले साल सारा साल बजट का सत्र निकल गया और तेजस्वी यादव गायब रहा, वो नहीं आया। ये उसने बिहार की इज्जत ली है, ये बिहार के साथ धोखा दिया है। आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी तेल पिलावन और लठिया भाजन, तब लाठी भाजते थे। आज ये विकास की बात कहने लगे। तो कारपेट बॉम्बिंग हुई थी जंगल राज के मुद्दे पर, तेजस्वी ने जवाब दिया, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे विरोध में तो बिहार सरकार, भारत सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं। और इस तरह के बातों को जिक्र अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जनता जो है वो सब जानती है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात पे कहना चाहिए था। 35 घोटाले गिनाए थे एक एक करके, 25 और ऐड ऑन हो गए हैं। तो अब क्या, उस समय नीतीश बाबू बुरे लग रहे थे, अब ठीक लगने लगे। तो ये देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की मजबूरी क्या है कि नीतीश कुमार जी को बैसाखी पे ले हुए हैं। मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका हूँ 18 महीने। मेरे 18 महीने में कौन सा भय का वातावरण था? उसका एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए, बहस कीजिए। वो 18 महीने और अब की सरकार के 18 महीने एनसीआरबी का। यू विल डिबेट ओनली ऑन डेटा, राइट? कि जो प्रोपेगेंडा, जो परसेप्शन जो बनाया गया था विरोधी द्वारा, जाहिर तौर पे आएगा। लेकिन हम आपको बता दें, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड किसके कार्यकाल में हुआ? उसकी लड़ाई किसने लड़ी? उन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए चाहे जंतर मंतर तक हो या सुप्रीम कोर्ट तक हो, किसने लड़ाई लड़ी? और मान लो तुलना मेरे से की जाएगी ना, हम तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है हम, और हमारे शासनकाल बनाम इनका शासनकाल देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बहुत ही संयम के साथ बोलते हुए तेजस्वी यादव। आशुतोष जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी सईद अंसारी के पास, खास अंदाज में। सईद, बहुत धन्यवाद अंजना। देखिए, अब हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि समाज के हर वर्ग ने वोट दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत, अगर ये हमारे अनुमान आंकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। और न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि भारतीय राजनीति को भी एक बहुत बड़ा संदेश होगा। तो क्या सिर्फ जाति के आधार पर वोट दे दिए गए आरजेडी को और तेजस्वी यादव को, या महिलाएं, बुजुर्ग, युवा,
किसान, व्यापारी, सभी ने, सरकारी कर्मचारी सभी ने वोट दिए, वो हम आपको बताएंगे। देखिए यहां अगर हम सबसे पहले इधर देखें तो 83% वोट यादवों के, जो MY समीकरण की पार्टी कही जाती थी, यादव और मुसलमानों की RJD, जी हां 83% वोट यादवों के RJD के खाते में हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। और मुसलमान ने भी 79% वोट मुसलमानों के यहां पर RJD यानी कि तेजस्वी यादव को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। 83 और 79% का जो आंकड़ा है, यहां मत भूलिए आप कि ओवैसी भी पहुंच गए वहां पर, और सीमांचल का जो इलाका है वहां पर मुस्लिमों की जो तादाद है वो 70% से ज्यादा है। तो क्या पूरा का पूरा सीमांचल सीधे सीधे RJD के पास चला गया है? अब अगर हम नीचे चलें तो आपको और बताएंगे, युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, बुजुर्गों की बात करेंगे, नीचे चल के आपको बताएंगे कि क्या यह सिर्फ MY समीकरण था। मुसलमान और यादवों के वोट सीधे सीधे गए हैं तेजस्वी को। हम नीचे एस्केलेटर से आ रहे हैं, पीछे हमारा ऑफिस है, ऑफिस से हम उधर के सेकंड फ्लोर से हम अपने साथी अंजना और रोहित के पास जाकर वहां आपको दिखाएंगे कि युवाओं का क्या रुख रहा है। कितने प्रतिशत बिहार के ऐसे युवा हैं जिन्होंने 10 लाख की नौकरी पर भरोसा किया है और उन्हें यह लगा कि अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना, अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहली कलम अगर चलेगी, मेरे हस्ताक्षर होंगे तो 10 लाख नौकरियां बिहार के युवाओं को दी जाएंगी। क्या ये इस बात पर बिहार के युवा ने विश्वास किया? क्या बीजेपी JDU बार बार कह रहे थे? याद कीजिए, अपने बाप दादाओं से पूछिए कि क्या था जंगल राज। देखिए ये आंकड़े यहां पर आपके सामने आ गए, ये वो आंकड़े हैं। अब ये भी देख लिए, उम्र, आयु वर्ग भी हम आपको बता रहे हैं, 18 से 25, यानी कि पहली बार जो बिहार का युवा वोट कर रहा है और जिसने पिछली बार वोट किया था, 47% वो युवा 18 से 25 आयु वर्ग का, उसने तेजस्वी यादव को वोट दिया है। लेकिन नीचे थोड़ा सा आइए, 26 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का जो युवा है, जो ये युवा है जो नौकरी कर रहा है, नौकरी पेशा है, जो कारोबार कर रहा है, जो सरकारी नौकरी में आ गया है या आना चाहता है, वो भी 47% है। यानी कि वो भी ये विश्वास कर रहा था। 18 से 25% ने विश्वास किया कि 10 लाख नौकरी हमारे पास आ सकती हैं। तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं कि मेरी कलम से पहले हस्ताक्षर 10 लाख नौकरियों पर होंगे। और ये जो 47% हैं 35 साल तक के, यानी कि 30 साल तक तो आप मान ही लीजिए, जो नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, 35 साल के अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, ऐसे युवा बिहार के वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। 47%, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ी फिगर है। और इसी का फायदा सीधे सीधे तेजस्वी यादव को यहां पर मिला है कि युवा उनके साथ है और वो बिहारी युवा के साथ रहे। वो बिहारी युवा में एक बिहार का लड़का नजर आ रहा था उन्हें। अब देखिए यहां पर एक बार फिर से हम आपको बता दें, 18 से 25 आयु वर्ग में एनडीए को हालांकि 34% वोट यहां पर मिला है, लेकिन महागठबंधन उससे कहीं आगे है। वहीं 26 से 35 वर्ष में एनडीए को 36% वोट मिला है और 47% वोट जो है वो तेजस्वी को पसंद करते हुए दिया गया है। तो आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं अंजना, रोहित के पास। 18 से 25 साल की उम्र के लोगों का वोट और फिर 26 से 35 साल की उम्र के लोगों का वोट। मतलब ये कि युवाओं को तेजस्वी पसंद है। संगीत रागी, आपको भी पसंद है कि नहीं? देखिए, आप युवा मानते हैं अपने आप को? देखिए राहुल, चूंकि आप लोग राहुल गांधी को 55 साल में युवा मानते हैं तो मुझे भी आपको मानना पड़ेगा कि मैं युवा हूँ और मैं हूँ युवा। अब मेरी तरफ मत देखिए, आपको युवा की कैटेगरी में नहीं है, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं ज़्यादा। देखिए, ये कहना बड़ा अभी मुश्किल है कि कितने प्रतिशत युवा लोगों ने तेजस्वी को पसंद किया, नापसंद किया। मैं एक छोटा सा एक आकलन के अनुसार बता रहा हूँ कि यदि मान लेते हैं कि यदि 6% और 7% एरर आ जाता है, जो अभी जो पैटर्न पूरे एरर थ्योरी पे ही चलिएगा 3-4 घंटे जो आप बैठिएए? नहीं, देखिए ये अभी ये बताइए ना, आप अपने आप को युवा समझते हैं? तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं आजकल, हमने सुना है। नहीं, ये जो आप जंगल राज कह रहे थे, असर लाया नहीं। मैं आपको एक दूसरी परिस्थिति देता हूं। 51 से 60 साल की उम्र के 40% तेजस्वी को पसंद करते हैं और 45% एनडीए को पसंद करते हैं, और 61 साल से ऊपर के 38% तेजस्वी को पसंद करते हैं और 48%
नीतीश कुमार को पसंद करते हैं? देखिए, जिन्होंने मैं- लालू अभी राज मैं- को मैं देखा था, मैं वो तो आपको- आपकी तरफ मैं- चले गए, नहीं बाकी नहीं। मुझे एक उत्तर देने दीजिए। आप बोलिए। मुझे आज तक ये पता नहीं लगा है कि राहुल गांधी को 25% और 35% कहाँ से आंकड़ा आता है प्रधानमंत्री के रूप में चाहने वाले। मतलब कुशवाहा को 4% लोग, अभी आप ही का आंकड़ा बता रहा था कि कुशवाहा को 4% तो उनका वोट भी नहीं होगा वहां पर, और कुशवाहा को 4%, आप ही के आंकड़े बता रहे हैं कि 4% लोग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस आंकड़ों में तेजस्वी पर बात करने से झिझक क्यों? नहीं, राहुल गांधी, अजय कुशवाहा। नहीं, हम अरे झिझक तेजस्वी नहीं पर रहे, जवाब हम दीजिए ना। आंकड़ों के संदर्भ में हम नींव उसकी हिला दी। व्याख्या कर रहे हैं। नींव हिला दी उन्होंने। देखिए, मुझे ऐसा लगता बिहार लोकसभा की परफॉर्मेंस देखिए, देखिए, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस देखिए। देखिए, नींव हिला दी। अभी हमने दिक्कत हो रही है बात करने में। अभी हमें लगता है आंकड़ों पर ही बात करनी चाहिए, और कैंपेन स्टाइल पर बात कर सकते हैं, हम लीडरशिप स्टाइल पर बात कर सकते हैं, लेकिन आपने तो उपसंहार निकाल दिया कि यही होने वाला है। लेकिन आशुतोष जी, अभी तक तो मतलब आप सोचिए कि सत्ता में आए नहीं, और एक पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, जो संजय जी अभी बोल रहे थे, उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी, कि पहले से बताना पड़ रहा है शांत रहिएगा, आराम से रहिएगा। ये जो हुड़दंगई वाला डर है, वो वाकई डर नहीं था, सच्चाई है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी यादव ने इस तरीके की बात, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, अगर इस तरीके की बात की तो मैच्योरिटी का परिचय दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी का जो 15 साल का शासन था, उसके अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी थी। तो ऐसा ना हो कि 15 साल के बाद अगर आपके पास शासन आता, अचानक आप फिर पुराने बोर्ड में चले जाएं। और इसके उदाहरण मिलते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण दूं तो बड़े लंबे समय के बाद जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी 2012 में, तो उसके बाद किस तरीके की हुड़दंगे की कोशिश 2-3 दिनों तक चलती रही। और 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसके बाद भी कई नेताओं ने हुड़दंगे की थी। तो अगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इस तरीके की हरकत करेंगे और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा होगा तो इतिहास उनको माफ भी नहीं करेगा। इतिहास कोई ऐसी नहीं है कि उनको छोड़ देगा। 31 साल की उम्र में कुर्सी मिलना आसान हो सकता है, लेकिन 31 साल के बाद आने वाले 40-50 साल तक राजनीति करते रहने के लिए जरूरी है कि ये जो 5 साल अगर उनको अगर मिलता है तो उसमें वो नजीर साबित करें कि आरजेडी वाकई बदल गई है। 3 मेहमान और हैं हमारे साथ, राजनीतिक मेहमान, राजनीतिक पार्टियों से। श्याम रजक हमारे साथ हैं, वो आरजेडी के नेता हैं। हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं, वो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं, वो जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हैं। श्याम रजक, अगर तेजस्वी यादव को नतीजे आने के पहले एग्जिट पोल देखकर ही अपनी पार्टी को यह संदेश देना पड़ता है कि भैया थोड़ा कंट्रोल में, तो इसका मतलब ये कि डर उनके मन में भी कहीं ना कहीं है कि जो बात ये जंगल राज की कह रहे थे, ये सही ना साबित कर दें अपने कार्यकर्ता? ये सवाल नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं को बराबर अनुशासन का पाठ देते रहते हैं और वो अनुशासित भी रहे। इधर लगातार आप देखिए, राजद के कार्यकर्ता बड़े अनुशासित रहे हैं। कहीं कहीं छोटी मोटी घटना हुई होगी तो उसको आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन तेजस्वी जी ने इसलिए कहा कि जो लोग बदनाम करना चाहते हैं उसको आप देखिए और देख करके ये करिए कि आप अपने को संयम के साथ रखिए, क्योंकि जनता की जीत है या जनता का फैसला होगा। हम तो सेवक हैं, सेवक को काम है सिर्फ काम करना। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो सेवक है, कार्यकर्ता है, नेता है, चाहे जो हमारी पार्टी के लोग हैं, उन सबको संयम होकर के और जो हमने वादा किया है उस वादे को काम करने के लिए हमारी कार्य योजना के तहत हम उसको कार्यान्वित करेंगे। संजय जी, अपराध का दाग क्या धुल जाएगा? और ये दूसरा सवाल, जो कह रहे छीट-फूट घटनाएं हो रही थी, लेकिन एक छवि बनी है, ये जो वोटिंग के फेजेस में ग्राउंड जीरो पर देखा जा रहा था, बाइक्स पर अलग अलग जगह पर आरजेडी के झंडे लेकर इस तरह का बवाल मच रहा था कई जगहों पर, क्या इसी से आशंकित होकर ये कहा है तेजस्वी यादव ने? मुझे लगता है कैंपेन से ज्यादा सचमुच वो जो 15 साल जंगल राज की बात होती है उसकी याद है लोगों के बीच में, और परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चुनाव में। एक परसेप्शन बना हुआ है कि लालू राज के समय में, लालू के समय में 15 साल में एक जंगल राज था, और उस परसेप्शन को धोने में, मिटाने में काफ़ी वक्त लगेगा, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। लोग अभी से आशंकित हैं बिहार में, और ये किसी भी आने वाली सरकार के लिए कुछ शुभ संकेत नहीं है। लोग कह रहे हैं हमने तो अपने सामान पैक करने शुरू कर दिए, कुछ लोग कह रहे हैं हम अपने घर के सामने यादव निवास लिखवाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं वहाँ से, भले ये छिटपुट घटनाएं हों, लेकिन ये संकेत अच्छा नहीं है एक पार्टी के लिए जिसकी सरकार बनने जा रही है, अगर एग्जिट पोल के नतीजों को हम नतीजे ही मान लें तो। क्यों नवल किशोर यादव जी, इसी में खुशी ढूंढ लेंगे आप लोग कि दिल्ली अगर आ भी रहे हैं तो बड़ी बदनामी के बीच आ रहे हैं, अग्नि परीक्षा होगी। अंजना जी जो 18 महीने की जो सरकार थी, जो नीतीश जी की सरकार और लालू प्रसाद यादव जी के साथ चलाई गई, उस 18 महीने में भी आप देखेंगे
कि वो अपहरण की और वो सारे मर्डर की, लूटपाट की घटनाएं वो एक ढंग से पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई थी। और जब बीजेपी साथ आ गई नहीं नहीं, डेटा छोड़िए ना, नीतीश जी क्या कर रहे थे नहीं, तब? मैं नीतीश जी मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री थे ना। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, मैं तो ये बार ये जिक्र भी करता हूं कि जो नीतीश जी 2015 के बाद सत्ता में आए तो 2005 से 2015 तक उन्होंने एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की नींव, एक फाउंडेशन रखी, लेकिन 2015 के बाद फिर से वो उसी सोशल इक्वेशन की तरफ मुड़ गए जिसके लालू प्रसाद यादव जो है बड़े मसीहा थे। नतीजा ये हुआ कि जब जातीय पॉलिटिक्स पर नीतीश कुमार आकर के खड़े हो जाएंगे तो उस जगह पर तो पहले से वहां हारे भी नहीं है, अभी हारे भी नहीं है और आपने डिसोन नहीं कर रहा हूं, अभी हारे भी नहीं है और कोसना शुरू कर दिया। देखिए, मैं व्याख्या कर रहा हूं, मैंने डिसोन और ओन करने की बात नहीं है, मैं तो एक ये जिक्र कर रहा हूं। नवल किशोर जी, आप भी वही बोलेंगे जो रागी जी यहाँ बोल रहे हैं? वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं नीतीश बाबू कुछ महीनों के लिए तेजस्वी के साथ क्या हुए, आरजेडी वाले लक्षण आ गए। नहीं, मैं अन्ना जी, मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हमने कई आपके ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल लंबे समय से मैं देख रहा हूं, आप लोगों का एक अनुमानित डाटा रहता है और मैंने कई एग्जिट पोल आपका देखा है, ओपिनियन पोल देखा है सारे चैनलों का। आप जो कहती हैं या आप जो दिखाते हैं वह कभी साबित नहीं कर पाया है आपने। हमने 2015 में देखा है, हमने 2019 में देखा है, हमने 2010 में देखा है। ये आपका डाटा हो सकता है, आपका ये ओपिनियन है। अभी जब तक ये 10 तारीख को बक्सा से वोट नहीं निकलते हैं तब तक ये आप मान सकती हैं, आपके टीम के लोग मान सकते हैं आपने कहां से डाटा लिया है, आपने किनका डाटा लिया है, आपने कहां डाटा लिया। और आप जो ये 18 वर्ष से 25 वर्ष और 25 वर्ष से 35 वर्ष का जो आपने डाटा लिया है, ये किन से डाटा लिया है सोशल इक्वेशन में, ये आप ही बता सकती हैं। हम लोगों के समझ के परे है। फसल हमने लगाया है, उसका दरमन क्या जाएगा वो हम लोगों को पता है। आप अगर लगाती हैं तो आपका एनालिसिस हो सकता है। मैं आपको चुनौती नहीं देता हूं, लेकिन ये हम लोगों के भरोसेमंद नहीं है। और अभी से जो लोग सोच रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बन गई और लोग मकान छोड़ के भाग रहे हैं, गांव छोड़ के भाग रहे हैं, मैं इसको भी तूल नहीं देता हूं। ये जो जनता का निर्णय होता है वो उसको आदमी को गले लगाना पड़ता है और उसके निर्णय को सलाम करना ही पड़ता है। आने दीजिए, अब बहुत समय नहीं रह गया है, एक आध दिन का बात है, आ रहा है। अंजना जी, हम भी बैठेंगे आपके चैनल पर, आप भी रहेंगे, जो होगा उसको सलाम किया जाएगा। नवल जी, यही मैं भी कह रहा था कि नतीजा आ रहा है, अब तो कुछ ही घंटे बाकी हैं। हम भी आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए नतीजे के तौर पर। हम तो पहले ही कह रहे हैं ये अनुमान है। 63,000 लोगों का सैंपल साइज है 243 विधानसभा सीटों में, और उन 63,000 लोगों से बातचीत के आधार पर हमें यह लगता है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। नतीजा कुछ वैसा हो सकता है। हालांकि इसके पहले ये बताने की बात नहीं है, फिर भी बता रहा हूं नवल जी आपको। आपने पता नहीं कौन सा एग्जिट पोल देखा, लेकिन इसके पहले अभी तक जितने एग्जिट पोल आज तक करता आया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव का हो, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, जिसे बैंग ऑन कहा जाता है ना, वो बैंग ऑन नतीजे रहे। लेकिन ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं रोहित, दिलचस्प है। ये जो 45%, 48%, ये जो एज ग्रुप है, इन्होंने लालू राज को खुद देखा है, वो एनडीए की तरफ गए हैं, ये एक संकेत के तौर पर माना जा रहा है। ये वाला हिस्सा जरूर पसंद आएगा नवल किशोर जी को। और दिल के खुश रखने को काउंटिंग डे का इंतजार करना अच्छी बात होती है सर, आप कीजिए, अच्छी बात है। जल्दी से डॉक्टर सुनील सिंह साहब के पास जाते हैं एक प्रतिक्रिया लेने के लिए। डॉक्टर सुनील सिंह साहब, जल्दी से एक प्रतिक्रिया सर आपसे। जो आपसे लगातार हम लोग वहां पर भी बिहार में बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये जो संकेत मिल रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा ऐसी नौबत ले आया, ये साफ दिख रहा है। जंगल राज पर आप चाहे शोर मचाते रहे। मीना जी, मैं नवल जी के बात को थोड़ा आगे ले आता हूं। 243 विधानसभा में अगर 63,000 का सैंपल साइज है तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक तौर पे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बहुत नहीं कहा जा सकता है।
दूसरी बात, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने कार्यकाल जो किया है वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ित के लिए, जो निम्न वर्ग के, जो गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए, जो उसको साइलेंट वोटर कहते हैं, चुप्पा वोटर आपके शब्दों में, तो चुप्पा वोटर कभी भी अपना माइंड नहीं देता है। चुप्पा वोटर केवल चुपचाप तीर छाप लगाता है, और इसका नतीजा है कि 2015 के जितने एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन थे वो फेल कर गए। और मैं कहता हूं जो वोटर्स आरजेडी के होते हैं वो लाउड वोटर्स हैं, इसलिए आरजेडी के शीर्षस्थ नेतृत्व को यह कहना पड़ता है कि आप हुड़दंग न करें। और आपके भी जो आप लाइव कुछ कंसर्ट कर रही थी तो आप देखते थे कि महिलाएं अगर कुछ बोलती थी तो आरजेडी के कार्यकर्ता किस बदतमीजी से करते थे। तो वो एक लाउड वोटर है, हमारा साइलेंट वोटर है, दबा कुचला वोटर है, चुप्पा वोटर है, जो वोट दिया है, हमने काम किया है, हमें मजदूरी मालूम है जनता देगी, इसलिए कोई एंटी इनकम्बेंसी का सवाल नहीं है। और तीसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि आप एग्जिट पोल में देखेंगे बहुत सारे में तो आपस में विसंगतियां हैं। जैसे कि दानापुर में दिखाया गया है कि जदयू खड़ा हुआ है, कहीं कहीं दिखाया गया कि माकपा का खड़ा हुआ है, ऐसी बातें नहीं है। तो कहीं फैक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट भी है। तो इन सब बातों में वैज्ञानिक आधार पर, और दूसरी बात मैं कहता हूं, एक फैक्टर जो आप नहीं मानिएगा मैं आपको बताता हूं, एक होता है एग्जिट पोल, पेशेंट एग्जिट पोल। तो हम लोग चिकित्सक हैं, हमारे यहाँ पूरे बिहार से मरीज आते हैं, तो उनसे बातचीत के दौरान देखते देखते उनसे बातचीत करते हैं, तो वो जो एग्जिट पोल से कहते हैं पेशेंट एग्जिट पोल या एग्जिट पोल, उसमें स्पष्ट रुझान था कि माननीय नीतीश कुमार जी के और के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है। और इन सब वैज्ञानिक तरीके से मैं दावे से कह सकता हूं कि एनडीए की सरकार आएगी। ठीक है, वोटर चरित्र में ही आप लोग अब सुकून ढूंढिए कि वोटर लाउड है, हमारा शांत रहता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार M+Y+Y, मुस्लिम प्लस यादव प्लस ये तीसरा Y क्या है, ब्रेक के बाद देखते। जंगल राज के दाग कैसे घुलेंगे, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब चर्चा को हम आगे लिए चले। M+Y+Y, ये MYY में इस बार आखिरी Y किस चीज के लिए है जो तेजस्वी के हक में काम कर सकता है? मुस्लिम 79%, यादव 83% और ये युवा का 47% मिल जाना माना जा रहा है कि उनका काम कर देगा। ओवैसी की पार्टी भी मुसलमानों को काट नहीं पाई आरजेडी। आशुतोष जी, ये 47% तो 83% देखिए जो आपका सर्वे है, अगर इस सर्वे को हम बेस माने, ये मैथ्स का सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, एक मैथ्स का सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो 83% आपने यादव दिखाया है, 79% मुस्लिम दिखाया है, तो ये 47% जो है वो तो उन दोनों में भी तो सबसेट, तो सेट थ्योरी तो आपने पढ़ा होगा। सेट और सबसेट में एक बात यह है कि अगर सबसेट ये होगा तो एनडीए के लिए भी होगा, लेकिन एनडीए में 47% नहीं है, तो इसीलिए इसको अभी मान लीजिए कि युवा जो है वो ज्यादा गया है उस तरफ। थोड़ा सा मैथ्स में, क्योंकि आप प्रोफेसर साहब हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ी थी सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए ना, यूएस के चुनाव को बिहार के चुनाव को बहुत मिक्स कर रहे हैं। सेनेटर नहीं चुना जा रहा था वहां पर, वहां पे विधायक चुना जा रहा था, और युवाओं को सरकारी नौकरी के वादे पर भरोसा हुआ, ये जमीन पर दिख रहा था। 47% ज्यादा लोग इधर थे, आपकी तरफ भी 40 से 45 के बीच में, वो आंकड़ा भी हम दिखा देंगे जो आपकी तरफ थे, तो थोड़ा एडवांटेज उनको है। अब वो जवाब दे दे। आशुतोष बोलिए। सवाल ही मैं भूल गया। सवाल ये था, संगीत जी चाहते ही यही थे कि आप भूल जाए, और देखिए उन्होंने कर दिया अपना काम। तो सवाल ये था कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार इस बार उतारे, और इस बार वो ज्यादा ताकत के साथ मैदान में थे, इस उम्मीद के साथ कि मुस्लिम वोटर उसका, क्योंकि लालू यादव नहीं है, मोह भंग होगा और वो अलग होगा, 14 सीटें और वो अलग होगा। देखिए कल तो आप कह रही थी कि ओवैसी पूरी तस्वीर बदल सकते हैं, हाँ, आज आप कह रहे हैं सिर्फ 14 सीटें थी। बोलिए। दो चीजें होती, पहली बात तो ये होती है कि असदुद्दीन ओवैसी का मुसलमानों के बीच में एक तरीके की पैठ है, अखिल भारतीय स्तर पर उनको मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनको अपना नेता मानता है, लेकिन नेता मानने का मतलब ये नहीं होता कि वो उनके वोटिंग बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी करेगा। जिन जगहों पे वो पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसा नहीं कि ओवर आर्चिंग सारा मुसलमान आके उनको वोट दे देगा, क्योंकि आज की तारीख में जो मुस्लिम तबका है उसकी नज़र में सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी या दुश्मन मानते हैं तो बीजेपी को मानते हैं। जहां भी बीजेपी गठबंधन को हराने के लिए कोई भी दूसरी पार्टी मजबूत नजर आएगी उसको वो वोट देंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर सीट पे अगर ओवैसी का कैंडिडेट अगर मजबूत लगता है तो उसको वोट देंगे, और अगर नहीं लगता है तो फिर वो आरजेडी कांग्रेस जो भी होगा उसको वोट देंगे। ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग वो कंसिस्टेंटली पिछले कम से कम 4-5 सालों में हर जगह दिखाई पड़ता है, यही पैटर्न दिखाई पड़ता है। देखिए, पोलराइजेशन अगर होनी थी संजय जी, तो उसके लिए सीए एनआरसी, रागी जी रुकिए सर, बीच में बहुत बोल रहे हैं आज आप। सीए एनआरसी के मुद्दे पर आप ही जवाब दे दीजिएगा, दोनों दे दीजिएगा। सीए एनआरसी के मुद्दे पर
बीजेपी अगर अपने आप सिर्फ चुनाव लड़ रही होती तो बहुत अग्रेसिव होती संजय जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अलावा बहुत ज्यादा इसको पुश नहीं किया जा रहा था, क्योंकि नीतीश शायद अभी भी उम्मीद रख रहे थे कि कुछ मुस्लिम मतदाता मेरी तरफ आ सकते हैं, लेकिन वो भ्रम लगता है इस बार मुसलमानों ने तोड़ दिया है पूरी तरह से। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं अंजना जी। जब चूंकि नीतीश कुमार साथ में थे और नीतीश कुमार इस तरह के वो चुनाव हार जाए जीत जाए एक अलग बात है, लेकिन इतनी डिविसिव पॉलिटिक्स में वो विश्वास नहीं करते। और अगर बीजेपी ने इस ओर अपना चुनाव प्रचार किया होता तो दोनों पार्टियों के बीच जो मतभेद है, थोड़े बहुत मतभेद तो दिखने को सुनने को मिल रहे थे, वो शायद और उजागर हो जाता और गठबंधन के लिए और भी बुरे दिन होते। अगर एग्जिट पोल के अनुमान को हम माने कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरे समझ से और भी इनकी स्थिति खराब होती। इसी वजह से बीजेपी ने बड़े पुरजोर तरीके से ये एनआरसी और इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाया। और जो जिक्र आशुतोष कर रहे थे, ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों के बीच में अपनी सेंध क्यों नहीं बनाई, मुझे लगता है एक और फैक्टर इसमें यह भी है, एक आम मतदाता अपने वोट को बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता। तो जब आपको लगेगा कि ये पार्टी सचमुच चुनाव जीत सकती है तब तो आपके वोट करेंगे आपके साथ, लेकिन जब ये लगता है कि ये पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती और वो इस पार्टी का वोट काटेगी जो बिल्कुल सचमुच टक्कर में दिखाई पड़ रही है, इस वजह से ओवैसी की पार्टी ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, ऐसा एग्जिट पोल के अनुमान कह रहे हैं। संगीत रागी बोलिए। देखिए मेरा अपना मानना है कि यदि आप किशनगंज, अररिया, ये सारा एरिया आप देखेंगे तो उसमें तो सीमांचल एरिया में बीजेपी इसीलिए हार जाती है क्योंकि वहाँ जब तक त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होता है तो बीजेपी का वहाँ पर हारना तय है। इसलिए कि कहीं पर 28% है, 38% से लेकर के 60% और 70% मुस्लिम मतदाता हैं। वहाँ उनका वोटिंग जो होता है वो 80% से 90% होता है। लेकिन यही बात जो है वो अभी ये बार कह रहे थे कि मुसलमान लोग, मुस्लिम मतदाता जो है वो राजनीतिक तौर पर साहब नहीं देखता है। और ये 4-5 साल का नहीं है, ये पूरा एक पैटर्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नारे के साथ और इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ती है। अब आप बांग्लादेशियों के बारे में यदि आप सवाल करते हैं तो इसको हम डिविजिव पॉलिटिक्स कैसे कह सकते हैं, मैं संजय जी के इस शब्द से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यदि बांग्लादेशियों का मुद्दा आता है तो इसको डिविजिव पॉलिटिक्स समझाते ना, उन्होंने सीधे बोला कि मैं बिल्कुल इससे आ जाए। नीतीश कुमार ने तो ये बात पहले से कही और बार बार कही, असर्ट करके कही। देखिए ये इसमें मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने सहयोगियों के हाथों में सत्ता दी है वो सेकंड पार्टी बन करके आ गए। आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने तब बनाया था जब नीतीश जी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से बहुत कम सीटें थी, तब जाकर के उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनको पहली बार सत्ता में लाया था और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी सहयोगी पार्टी के रूप में होगी, सत्ता के शीर्ष पर नहीं रही। दूसरी बात, आप 15 साल के शासन में यह भी आप देख सकते हैं कि नीतीश जी ने के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हमेशा ये परसेप्शन रहा कि बहुत सारे ऐसे लीडरशिप हैं जो नीतीश जी ने उसको मूलतः भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उन्होंने वहां पर कमजोर किया है। अच्छा, वो जड़ कमजोर कर रहे थे बीजेपी की, आपके नेता क्या कर रहे थे? आपके नेता क्या कर रहे थे? मैं क्या आपको भारतीय जनता पार्टी का हूं जो आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं? मैं तो इसका व्याख्या कर रहा हूं। लीजिए, बीजेपी जैसी पार्टी इतनी शक्तिशाली, राज्यों में आप कमजोर होते चले जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा। मेरा सुन लीजिए, बस नीतीश कुमार कमजोर कर रहे थे बीजेपी को। डॉक्टर सुनील सिंह से कमेंट लेते हैं। मैं 20 सेकंड अपनी बात। देखिए, आप राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, जितने भी राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर कोई ना कोई एक मास लीडर है जो पूरी पार्टी को एंकर कर रहा होता है। ये सुशील मोदी का फेलियर है या बिहार चले जाइए, बिहार यदि आप चले जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर वोट पड़ता है। संगीत रागी, ये फेलियर किसका है? नहीं, कहीं पर देखा आपने उनको एग्रेसिव होकर प्रचार करते हुए? मैं तो कहाँ जी रहे हैं सर आप? मैं तो कह रहा हूँ कि पहले कब हुआ था, कहाँ एग्रेसिव प्रचार हुआ है, मुझे बताइए। क्यों प्रचार क्यों नहीं हुआ? आपने गिरिराज सिंह को, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, आप वहां पर अपनी नेतृत्व को नित्यानंद राय तो कह रहे थे कि साहब यहां अगर सरकार आ गई आरजेडी गठबंधन की तो कश्मीर के आतंकवादी यहां आ जाएंगे सारे। वो भी तो बीजेपी बार तो पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे थे, वो पिछली बार था। देखिए
इसमें कोई दो लेकिन आपको मैं लेकिन वो बेहतर काम कर गया था आशुतोष जी। नहीं, 54 सीटें आई थी। आशुतोष- देखिए नीतीश कुमार के साथ जाने का आशुतोष- बोझ क्या ढोना पड़ा, इसका एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बातें असर की थी, 54 सीटें इनकी आई थी। मैं तो अपने बलबूते। मेरी राय इसमें थोड़ी सी फर्क है। मेरा ये मानना ये है कि ये पूरा का पूरा चुनाव नीतीश कुमार को धराशायी करने का चुनाव था। अब ये इसका खुलासा कब होता है ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से पूरा गठबंधन और उस गठबंधन को जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है, बहुत अच्छा प्रचार है, बहुत अच्छी पूंजी इनके साथ है, बहुत अच्छा संगठन है, वो गठबंधन शुरू से लेकर अंत तक एक साथ एक मंच पर लड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। कभी ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के कार्यकर्ता जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ कभी दिखाई नहीं पड़े। तेजस्वी जिस तरीके से मोदी जी के हर रैली में नीतीश जी थे, ज्यादातर, कम से कम जितनी उन्होंने रैलियां की, 3 रैलियां होती थी तो 2 में नीतीश साथ होते थे। ग्राउंड पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था? जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, आप लोग तो ग्राउंड पे थे, क्या आप ये कह सकती हैं कि ग्राउंड के ऊपर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त तालमेल था? अभी पूछ लेते हैं ना, एक बार सुनील सिंह से पूछते हैं ना। डॉक्टर सुनील सिंह, एक सेकंड, डॉक्टर सुनील सिंह से पूछते हैं, वो जेडीयू के नेता है, फिर आप कह देंगे कि नहीं मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैं तो पार्टी का नहीं हूं। उन्हीं से पूछ लेते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह बोलिए इस बात को जो आशुतोष सवाल उठा रहे हैं। रोहित जी, मैं स्पष्ट बता दूं कि जेडीयू और भाजपा चट्टानी एकता के साथ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है, जिसके की पूरे आशातीत परिणाम, सकारात्मक परिणाम आएंगे। जहां तक आपने अपने सर्वे का बेस करके इतनी सिंपल अरिथमेटिक जात पात पर कर दी, तो बिहार को जात पात का लेबल जो लगा दे, मैं आप लोग को स्मरण करना चाहता हूं कि बिहार कोई जात पात का राज्य नहीं है। यहाँ से अशोक मेहता, जॉर्ज फर्नांडिस, जेबी कृपलानी, मधु लिमय जैसे लोग आए हैं जो बिहार के किसी जाति के नहीं थे। और जहां तक सुनील जी, क्या आप दावे के साथ कह रहे हैं या सिर्फ टीवी पे कहने के लिए कह रहे हैं कि बिहार के अंदर जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ता है? अगर नहीं पड़ता तो एमओआई क्या है? फिर नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति प्रासंगिकता क्या है? क्या वो बैकवर्ड जाति के नहीं होते, अगर कुर्मी नहीं होते? और ईबीसी का पूरा कॉन्सेप्ट किसने बनाया? महादलित कहां से आया? महापिछड़े किसने कहां से आया ये सारे कॉन्सेप्ट? और अगर क्या आपकी पार्टी क्षेत्र विशेष के अंदर, विधानसभा विशेष के अंदर क्या जाति के आधार पे टिकट नहीं देती है? क्या जाति के आधार पे चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता वहां पे? आप तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल अजूबी बात। मैं बता रहा हूं, मेरा सुन तो लें। रोहित जी, मेरा कहना है कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी विकास राज करते हैं, और विकास भी कैसा विकास? लॉपसाइडेड विकास नहीं, न्याय के साथ विकास। यानी कि जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाना है। उसमें अगर अति पिछड़े आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं, महादलित आते हैं तो आए, क्योंकि उनको छोड़ करके विकास करने का कोई मायने नहीं है। इसको अगर आप जात पात का नाम देना चाहते हैं आप दे लें, मगर हमारा मकसद है कि समाज का हर व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को भी विकास का मुख्य धारा। सुनील जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपके बगल में हम थोड़ा सिम्टम्स बता रहे हैं, उसको समझिए। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको मुख्य धारा में ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसको मिल क्या रहा है? उसको चाहिए नौकरी, सड़क, बिजली, पानी, पुरानी बात हो गई, एस्पिरेशनल इंडिया। और उसी में जो यूथ था, युवा था, वो आखिर क्यों, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, अन्य मुद्दे हो, उस पर वो चला गया। ये देखिए ना, जो हम एक एक करके तमाम बातें आपको बता रहे हैं। जो अशिक्षित है, ग्रेजुएट लोगों के लिए सबसे ज्यादा वोट जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ गया, तो शिक्षित में से भी कई लोग गए हैं। दूसरी तरफ जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो सबसे ज्यादा उधर गए हैं। आप क्या वो नहीं दे पाए, या तो आप सिम्टम ही गलत देख रहे थे, आप समझ नहीं रहे थे, मेन स्ट्रीम में शामिल करना होता। क्या होता है सर, लॉकडाउन के बाद कितने लोगों ने नौकरियां खोई, लोगों को नौकरी चाहिए थी, वैकेंसी कहते थे हर जगह की, सरकारी वैकेंसी नहीं निकालते। देखिए, वैकेंसी पर जो आंकड़े विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए, वो आंकड़े में बहुत विरोधाभास था। एक यहाँ पर करीब 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी, जिसमें 70,000 पर हमारी प्रक्रिया अभी चुनाव आयोग का चुनाव प्रक्रिया के पहले शुरू हो चुकी थी। इसलिए ऐसी बात नहीं है। और पूरी तरह ये आंकड़े नौकरी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार की संकल्पित थी। शिक्षा की बात अगर कर लें तो अगर आप किसी नहीं डॉक्टर साहब, आप लोग जब घिर गए ना नौकरी के मुद्दे पर, तब ये सब 1 लाख के लिए हमने काम शुरू किया। 1 लाख नौकरी का मतलब समझ रहे हैं आप? 1 लाख नौकरी का मतलब जो परिस्थितियां हैं सर, देखिए 1 लाख नौकरी का अर्थ होता है 1 लाख परिवारों की बात। इसको हल्के में मत लीजिए कि 1 ही लाख नौकरियां थी, वो तो 4.5 लाख कह रहे थे, वो 3.25 लाख कह रहे थे। जी अंजना जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, ये पूरी बातें अगर कर ले तो कुछ लोगों को, अगर युवा में कह लें तो युवाओं के लिए जो किया गया है, युवा के लिए जो हम लोग एजुकेशनल लोन, युवा के लिए जो हम लोग जो क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है, युवा पूरी तरह से उनको जो हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो उन्हें रोजगार देने की कोशिश की है, युवा में दिक्कत नहीं है।
कुछ लोग ये दिल मांगे मोर वाले होते हैं जो झांसे में आते हैं, लेकिन ऐसे लोग बाद में समझ जाते हैं बाद में कि ये क्षणिक है। जो हमारा जो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर है, जो हमें यहाँ तक पहुंचाया है, वही हमें आगे ले जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंजना जी कि अगर 10 तक हम सभी इंतजार कर लें, ये बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी हो जाएगा। कर रहे हैं बट सर, सुनील बिल्कुल जी, कर रहे हैं, जो चिंता मत टीचर्स कीजिए। की वैकेंसी है वही अकेले 40% है आपके बिहार के अंदर। अभी सिर्फ मैं आशुतोष एक टीचर्स के बारे में बात कर आशुतोष जी अगले 1 घंटे विस्तार से इसी पे बात करेंगे ना। नौकरी पे। 10 लाख नौकरी का वादा वो कितना व्यावहारिक है, क्या वो पूरा किया जा सकने वाला वादा है या फिर चुनावी जुमला है? एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। 10 तारीख सुबह 6 बजे से नतीजे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सरल विश्लेषण के साथ आप आज तक पर ही देख पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।